हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसी में ही हम कर रहे थे इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट हमने आपको बताया कि 6 टाइप के इंटरमीडिएट हैं जो आपके कोर्स में हैं। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ठीक है, इसमें से हम जो इंटरमीडिएट आज कर रहे हैं वो है कार्ब एनायन। ठीक, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट में एनायन ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्ब एनायन। कि एनायन ऑफ कार्बन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है? फॉर्म बाय हिट्रोलिसिस फिशन, विषमांश विखंडन। हिट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं हम? विषमांश विखंडन की। और ये कब होगा? जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जेड से ज़्यादा होगी। ठीक है, जेड अदर एलिमेंट है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है? जेड से ज़्यादा हो गई है। तो उस समय पर क्या बनेगा हमारे पास में? कार्ब एनायन बनेगा। और अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या बन गया था हमारे पास में? कार्बोकैटायन बन गया था। ठीक है, और वाया डबल हेडेड एरो किससे बनेंगे? ये वाया डबल हेडेड एरो से बनते हैं। कार्ब एनायन कैरीज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, दस मेकिंग द कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज। कि इनके अंदर जो कार्ब एनायन है उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर हैं वो 3 होंगे और लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा, जो इसको कैसा बना देता है? कार्बन को नेगेटिवली चार्ज बना देता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्ब एनायन कार्बन, हैंस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। कि इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और उस 8 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है कि ऑक्टेट इनका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट ऑक्टेट है ये कैसे होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अस्थायी हैं और वेरी रिएक्टिव है। अगर इनकी हम लाइफ टाइम देखें तो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है ये। इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा होता है। अच्छा, इनमें हमने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज है और लोन पेयर है। ठीक है, तो कैसे हो गई ये? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई है। कैसे हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो किसकी तरह से एक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, और कैसे होंगे ये? डायमैग्नेटिक। इसका मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे? पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसके अंदर? 0 होते हैं। और कार्ब एनायन में क्या होता है कि अगर कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगा दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो खींचेगा अपनी तरफ। तो वो ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो वो कैसा हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। कार्ब एनायन कैसा हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जांपल आर, ठीक है, एल्किल ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस पर लगा दिया तो कैसा हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। कार्ब एनायन अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि कार्ब एनायन जो है ये इंटरमीडिएट जितने भी हैं उसमें आपके क्या आता है? शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या बताया? इंट्रोडक्शन इसका बता दिया है। अब हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कि सेंट्रल कार्बन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट। अभी हमने देखा था कि जो सेंट्रल कार्बन है उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। इनके पास में क्या होता है? 3 तो बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है? लोन पेयर है। तो अगर हम कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? sp3 आ जाता है। और ज्योमेट्री कैसी हो जाती है इसकी? पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी है? पिरामिडल, लाइक अमोनिया। क्योंकि अमोनिया के अंदर भी हमने देखा था कि sp3 होता है और 1 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन sp3 में है तो 3 तो इसके अंदर क्या हो गई? ये बॉन्ड पेयर हो गए अदर एटम के साथ में, और 1 हो गया लोन पेयर। ये आ गया हमारे पास में लोन पेयर। यहाँ पर जो अगर हम देखें इसमें तो जब इसकी ट्रांजिशन स्टेट आती है तो ट्रांजिशन स्टेट में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है, समान आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो C कार्बन है इसमें 3 अदर एटम के साथ में क्या कर रहा है? ये बॉन्ड बना रहा है और ये लोन पेयर हमारे पास में आ गया sp3 है। यही जब ट्रांजिशन स्टेट में आता है तो क्या हो गया? pz ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गया? ये लोन पेयर आ गया और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और अदर इन्वर्ट हो जाता है इसका, ये sp3 ही रहता है। ठीक है, तो NH3 हमने बताया कि जैसे NH3 और अगर हम ले लें मेथिल कार्बेनायन, ये क्या हो गया हमारा? मेथिल कार्बेनायन है कि मेथिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं।
दोनों कैसे हैं ये? आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे, पहले हमने क्या लिया है? इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमने लिया था उसका स्ट्रक्चर। अब हम ले रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन। टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन में ये जो कार्बन है यहाँ पर, उस कार्बन में हम देखते हैं कि कार्बन किस टाइप का है। 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन, मतलब नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है कि उससे हम इसको बताते हैं टाइप्स कि नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पर है, 2 डिग्री पर है या 3 डिग्री पर है। और ये भी हम कैसे देखेंगे कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री कार्बन हुआ तो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन कितने से जुड़ा होगा? एक कार्बन से। 2 डिग्री वाला है तो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन किससे जुड़ा होगा? 2 डिग्री से। और अगर 3 डिग्री वाला है तो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन किससे जुड़ा होगा? 3 डिग्री से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स में मेथिल कार्ब एनायन। मेथिल कार्ब एनायन में क्या हो गया? हमारा CH3 के पास में लोन पेयर है और क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद हम देख रहे हैं प्राइमरी कार्ब एनायन 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या हो गया? एथिल कार्ब एनायन, CH3 CH2। CH3 CH2 क्या हो गया? एथिल कार्ब एनायन। प्रोपिल कार्ब एनायन क्या हो गया? CH3 CH2 CH2, ये हो गया हमारा प्रोपिल कार्ब एनायन। और आइसो ब्यूटिल कार्ब एनायन हो गया हमारा CH3 CH CH3, आइसो ग्रुप हो गया ना ये वाला। और CH2 के ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया हमारा आइसो ब्यूटिल कार्ब एनायन। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी कार्बेनाइन। सेकेंडरी कार्बेनाइन मतलब 2 डिग्री कार्बेनाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। आइसोप्रोपिल कार्बेनाइन CH3 CH CH3। ठीक है, कि यहाँ पर अब ये जो कार्बेनाइन है, जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बेनाइन, ठीक है, CH3 CH2 CH CH3। तो यहाँ पर भी ये कार्बन जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सेकेंडरी आइसो एमिल कार्बेनाइन। ठीक है, तो CH3 CH CH3 CH CH3, यहाँ पर CH ये 2 से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला हो गया और एक ये कार्बन हो गया, तो सेकेंडरी आइसो एमिल कार्ब एनायन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है टर्शरी कार्ब एनायन 3 डिग्री। ठीक है, टर्शरी को बोलेंगे हम 3 डिग्री, कि अब जो हमारे पास में कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा CH3 CH3 CH3, तो ये जो हमारे पास में कार्बन है इसके ऊपर क्या हो गया? तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम करें टर्शरी ब्यूटिल कार्ब एनायन। टर्शरी एमिल कार्ब एनायन, ये हमारे पास में क्या हो गया कि यहाँ पर हमने 2 तो लगाई दिए थे CH3 CH3 और एक इसको हमने CH2 CH3 से कर दिया है रिप्लेस, तो ये हो गया हमारा टर्शरी एमिल कार्ब एनायन। अब आपके कई बार ऐसे, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि टर्शरी ब्यूटिल कार्ब एनायन, टर्शरी एमिल कार्ब एनायन या आइसो एमिल कार्ब एनायन या प्रोपिल कार्ब एनायन, इनका स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, यह आपको स्ट्रक्चर दे दिया, उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो किसी भी तरीके से ये चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन हमारे कैसे बनते हैं? तो फर्स्ट आता है इसमें हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एन एटम और ग्रुप फ्रॉम कार्बन, कि हम कार्बन से क्या कर रहे हैं? किसी एटम या ग्रुप को रिमूव करते हैं। जैसे R3CX, अब यहाँ पर हमने देखा इसकी रिएक्शन हमने Y से करा दी, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर हमने क्या देखा? R3CXY, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो Y है वो X को क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और ये X नहीं है, ये यहाँ पर हमने एक एटम जोड़ रखा है। ठीक है ना, इसको हेलोजन से नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, इसको तो हमने बता दिया कि एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो C की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने बताया था कार्बेनाइन कहाँ बनेगा? कार्बेनाइन वहाँ बनेगा जहाँ पर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। Z X Z कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ गया और XY हमारे पास में आ गया। जैसे RCOO निगेटिव, इसकी रिएक्शन हम कराएं, गर्म करें इसको, तो क्या बन गया? R हमारे पास में कार्बेनाइन बन गया और CO2 जो है वो इसके अंदर क्या हो गया? रिमूव हो गया है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बेस, कि अगर हम किसी बेस की रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें क्या करें? प्रोटॉन को वो क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे CH3CHO, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 को H CH2CHO। ठीक है, तो ये जो बेस है वो क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? CH2CHO। ये क्या हो गया? कार्ब एनायन हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने देखा CH3CN,
तो यहाँ पर भी क्या होगा कि मल्टीपल बॉन्ड से जो हमारे पास में जुड़े हुए कार्बन है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कि यहाँ पर हमने देखा ये मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके साथ में CH3 तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसकी अगर हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं OR से, तो OR निगेटिव इथोक्साइड ले लो इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा ROH बन जाएगा। ये एक H कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो मल्टीपल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में एक कार्बन लगा हुआ है उसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, तो ROH बन गया और CH2CN बन गया। इसी तरीके से हम इसके CH3NO2 ले सकते हैं। CH3NO2 की रिएक्शन हमने किससे कराई है, अमोनिया से कराई है। CH3NO2 की रिएक्शन किससे कराई, अमोनिया से कराई। तो इसने इस वाले H को, क्योंकि N डबल बॉन्ड हो और O ये रहता है ना इसका, तो यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड में है, तो ये जो NH3 है वो क्या करेगा, यहाँ से एक H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो CH2NO2 ये भी क्या बन गया हमारे पास में, कार्ब एनायन बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसका देखते हैं वो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी में हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है वो जस्ट अपोजिट ऑफ कार्बोकैटायन होती है। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी हमने देखी थी वो हमारी थी कि 1 डिग्री 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री देन मैथिल कार्बोकैटायन। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकैटायन के क्या हो रही है, अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैथिल कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उस इससे फिर 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जो होती है वो इसके क्या होती है, अपोजिट होती है। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री देन मैथिल कार्ब एनायन। ठीक है, और ये ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट हम कैसे देखेंगे कि एल्किल ग्रुप जो है उसका इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट होता है। एल्किल ग्रुप का इफेक्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, प्लस आई इफेक्ट है। और अगर प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप अगर हम इसके अंदर लगा दें तो ये क्या करेगा, जो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, कि यहाँ पर अगर हम R को लगा देंगे, एक एक H को R से रिप्लेस कर दें, तो ये नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और नेगेटिव चार्ज की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये कार्ब एनायन को क्या करता है, डीस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले हमने देखा मैथिल कार्ब एनायन CH3। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा था CH3, और अगर हमने एक H को किससे रिप्लेस कर दिया, R से, तो R क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ये R ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। ठीक है, ऑलरेडी इसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, R ने और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। अब हमने 2 डिग्री अगर ले रहे हैं तो दो तरफ R लगा देंगे, दोनों साइड पे R लगा दिया तो दो तरफ से इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, दो तरफ से इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और इसी तरीके से अगर हमने 3 डिग्री बनाना है तो तीनों ही H को किससे रिप्लेस कर दिया, R से रिप्लेस कर दिया। तीनों ही H को किससे रिप्लेस कर दिया, R से कर दिया, और ये हमारे पास में क्या बन गया, 3 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों तरफ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, तो नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी क्या हो गई है, यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। इसी को ही हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से भी समझ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमने देखा है कि हमने 2 ग्रुप लगाए हैं। एक हमने ये कार्ब एनायन लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने G ये ग्रुप बता दिए हैं, और इसके अंदर हमने कहा एक तरफ हम ले रहे हैं प्लस आई इफेक्ट और एक तरफ हम ले रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये खींचेगा। तो इस तरीके के हम ग्रुप लगा रहे हैं। अब हमने अगर प्लस आई इफेक्ट का कोई ग्रुप लगा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो इलेक्ट्रॉन अगर देगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, और इसके पास क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और रिएक्टिविटी अगर डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये अपने बेंजिल कार्बेनाइन लिया, इसके ऊपर हमने पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया और CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी इंक्रीज होगी, जहाँ पर -I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इसका मतलब NO2 लगा हुआ है ना, NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3R हो गया ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा। तो इस तरीके से हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें हम देख सकते हैं। अब हम इसी में ही कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +I पावर ऑफ ग्रुप। ये कह सकते हैं ना कि +I जो है उसके क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मेथिल कार्बेनाइन हुआ, फिर RCH2, R2CH और R3C, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो +I पावर क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक R था, यहाँ पर हमारे पास 2 R आ गए, यहाँ पर हमारे पास में 3 R, और यहाँ पर हमारे पास में क्या था, तीनों ही CH3। तो अगर हम मैथिल से लेकर और टर्शरी तक जा रहे हैं तो +I पावर जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और +I पावर अगर इंक्रीज होती है तो हमने क्या बोला था कि स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। +I पावर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो -I पावर ऑफ ग्रुप के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। -I पावर ऑफ ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जैसे हेलोजन्स ये लगा दिए हैं, I, Br, Cl और F लगा दिया। CH3 था ना, एक एक H को किससे रिप्लेस कर दिया, I से कर दिया, Br से कर दिया, Cl से कर दिया और F से कर दिया। अगर हम -I पावर ऑफ हेलो ग्रुप देखें तो I से लेके F तक जाते हैं तो ये क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो रही है। और ये अगर इंक्रीज होती है तो हमने क्या कहा है कि -I पावर ऑफ ग्रुप इंक्रीज है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इस ऑर्डर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम इसका ऑर्डर इस तरीके से लिख सकते हैं कि FCH2 जो कार्बेनाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ClCH2 से, इसकी ज़्यादा होगी BrCH2 से, और इसकी ज़्यादा हो जाएगी ICH2 कार्ब एनायन से। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसमें ही हम इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस भी देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में क्या है कि रेजोनेंस अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। वो हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमने जैसे यहाँ पर लिया CH2CH CH2 कार्बेनाइन, ठीक है, इसके बाद में हमने एक ले लिया है C6H5 CH2 कार्बेनाइन, फिर हमने 2H को क्या कर दिया, फेनिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 जो H है उनको फेनिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास में कितनी बनेगी, 2, यहाँ हमारे पास में कितनी बन गई है, 4। ठीक है, और यहाँ कितनी बन जाएगी, क्योंकि 2 को कर दिया ना 7, और यहाँ कितनी बन गई, 10 बन गए। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज होंगी, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कार्बोकैटायन में भी आपको बनाने बताई हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेबलाइजेशन बाय सल्फर एंड फास्फोरस कि अगर हम बात करें कि इंक्रीज द कार्बेनाइनिक स्टेबिलिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बेनाइन बाय वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, p बॉन्डिंग हो जाती है फास्फोरस एंड सल्फर की, उसके कारण भी क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी है वो इनकी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इनकी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें बता दी थी, इनका इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में इनका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हमने इसके अंदर क्या बताया था, इनके टाइप्स बता दिए, फॉर्मेशन बता दिए, स्टेबिलिटी बताई, इफेक्ट बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो होता है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? डायरेक्टली स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। CH3CH2 कार्बन आयन हमने लिया तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन आयन ले रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2 हो गया है। और CH ट्रिपल बॉन्ड C अगर हम ले रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? यहाँ पर sp है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गई है यहाँ पर? sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं मोर क्लोज टू न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर एस करेक्टर इनके अंदर निकालें तो एस करेक्टर क्या? sp3 है तो एस करेक्टर कितना हो गया? इसमें 25% हो गया है। इसमें एस करेक्टर कितना हो गया है? 33% हो गया है sp2 के अंदर। और sp3 की अगर हम बात करें तो इसमें एस करेक्टर हमारा कितना हो गया? 50% हो गया। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर हम जाएं sp3 से sp की तरफ तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। sp की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और वो मोर क्लोज हो रहा है न्यूक्लियस के। तो स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने यही देखा था कि स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, किसके? एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्ब एनायन। रिएक्शंस ऑफ कार्ब एनायन में कि जो कार्ब एनायन है कंबाइंड विद एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्ब एनायन क्या है? RCO नेगेटिव, ठीक है। इसके हमने इसको हीट किया था तो क्या हुआ था कि -CO2, तो इसमें क्या बन गया? R कार्बन आयन बना। अब इसके साथ में अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा दे तो क्या हो जाएगा? ये RH बन गया। क्या बन गया है? RH, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक। तो क्या बन गया हमारे पास में प्रोडक्ट? RH। इसी तरीके से एक आपने और रिएक्शन इसकी पढ़ी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या देखा था कि एल्डिहाइड जो है इसकी रिएक्शन हमने कार्बन आयन जो है हमारे पास में एल्डिहाइड का ही उससे कराते हैं, तो CH3CHO, तो यहाँ पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो O के ऊपर क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और C पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा कार्बन आयन है ये कहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा? इस C के ऊपर। तो क्या बन गया हमारे पास में? क्या बन जाएगा ये हमारे पास में? CH3CH आएगा ना यहाँ पर, हाँ, ठीक है, CH3CHO नेगेटिव CH2CHO, ठीक। और अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? H2O से करा दें। तो H2O से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इस O नेगेटिव के पास में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा है। तो क्या बन गया हमारे पास में? एल्डोल बन गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी क्या हुआ कि वाया कार्बन आयन ये रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से हम एक शॉर्ट नोट जो है वो तैयार कर सकते हैं कार्ब एनायन के ऊपर, कि कार्ब एनायन में आपके जो जितने भी इंटरमीडिएट हैं ये 6 इंटरमीडिएट के अंदर आपको इसी तरीके से बताया जाता है कि कोई 3 इंटरमीडिएट आ जाता है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।